साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारी सी हिंदी की क्लास में। साथियों हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट है 9। ठीक, आपको हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट 9 पे पहुंच गए हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम कौन सा है? इसमें से कौन सी भाषा है? ये पाली है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन जो है पाली है, और इसी पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। उपदेश किसी में दिया था? पाली भाषा में। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अगला है साथियों, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है साथियों? तो इनमें से क्या है व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप? ये अक्षर जो है ये व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप कहा जाता है। और कभी अगर अक्षर का अर्थ आपको पूछ ले कि अक्षर का मतलब क्या होता है, तो ये है आ और क्षर। अगर अलग करके देखेंगे तो जो है आपको इसका अर्थ आ जाएगा। आ अक्षर का मतलब ये है क्षरण ना होना, क्षरण ना होना। अक्षर का मतलब क्या होता है? जो क्षरण ना हो, जिसकी क्षति ना हो। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इनमें से कौन सा है, इन विकल्पों में कौन सा है जिनमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं साथियों? अपने आप में अद्वितीय होती हैं, विशेष होती हैं, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप लेती है। तो इसमें कौन सा है? राम, रामचरितमानस और गंगा। तो ये अपने आप में तीनों जो है यूनिक है। तो इनमें सभी में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसमें देखिए अगर कृष्ण कामायनी, लेकिन ये मिठास जो है, मिठास कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं केवल, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, और इसमें क्या है? लखनऊ और बुढ़ापा, आम ये जातिवाचक हो जाएगा, और बुढ़ापा जो है ये भाववाचक हो जाएगी। वैसे इसमें ममता अगर एक नाम है, ये जो है जातिवाचक हो जाएगी, लेकिन ये वकील और पुस्तक जो है ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें सही क्या है साथियों? राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं, वो व्यक्तिवाचक है। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो रचना की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है, और आज्ञा भी दी जाती है। लेकिन पत्र लिखा जाता है। क्या आप अपने जमाने में पत्र लिखे हैं? पत्र पहले लिखा जाता था भाई, ये पत्र। अब तो मोबाइल आ गया, आप कहां से कोई पत्र लिखेगा? अब तो छोटे छोटे मैसेज जाते हैं और आते हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? इन विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो एक वचन है? तो इसमें दर्शन, ये हमेशा जो है हमेशा बहुवचन में ही होता है। बहुवचन में दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। और नदी का बहुवचन होगा साथियों, नदियां, नदियां। तो इसमें एक वचन पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नदी जो है इसमें एक वचन में है। अगला है साथियों, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो रेखांकित पद कैसा है? इसमें सर्वनाम पूछा है, किस प्रकार का सर्वनाम का भेद है? तो क्या निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे यानी कि मैं, हम, तुम, वे सब, ये किस सर्वनाम के भेद है साथियों? ये जो है पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन होता है। कौन कौन से होता है? उत्तम और मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम कौन सा होता है? ये वक्ता के लिए होता है, वक्ता। और मध्यम किसके लिए होता है? ये श्रोता के लिए होता है। ठीक, ये जो है उत्तम यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं मैं, तो ये वक्ता के लिए होता है उत्तम, मध्यम श्रोता के लिए होता है, अन्य किसी तीसरे के लिए होता है। ठीक, अगला है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का लिंग साथियों किसके अनुसार होगा? विशेषण यानी कि विशेषण क्या होता है? जो किसी विशेष वस्तु की, किसी खास वस्तु की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं।
तो विशेषण का लिंग किसके आधार पर होगा? विशेष के आधार पर होगा। विशेषता तो ये विशेष की ही बताते हैं ना, तो जब विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होगा साथियों, ठीक, जिसकी विशेषता बताएंगे उसी के अनुसार इनका लिंग जो है निर्धारित होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? इनमें से किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम आपको बताए हैं, बार बार बताए हैं कि इसमें जो है प्रश्न पूछेंगे किसका और क्यों प्रश्न पूछेंगे, किससे किससे, तो जो है अगर कोई उत्तर मिलता है तो सकर्मक है और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो इसमें जैसे मैं चला तो क्या चला, कोई उत्तर आएगा? नहीं आएगा। वह नहाता है, क्या नहाता है? इसमें भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है। लड़का सो रहा है, तो इसमें क्या सो रहा है? इसमें भी कोई उत्तर नहीं। लेकिन लड़की सिल रही है, तो क्या सिल रही? कुछ तो सिल रही होगी, कपड़े सिल रही होगी, जूते सिल रही होगी, कुछ तो सिल रही होगी ना। यानी कि जिसमें उत्तर मिल रहा है लड़की सिल रही है, ये कैसा है? ये सकर्मक है। इसमें जो है कर्म पाया जा रहा है। और जिसमें कोई जवाब ना मिले, जैसे ये तीनों जो हैं, ये कैसे हैं साथियों? आकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया, ठीक। अगला है साथियों, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, तो इसमें जो है कौन सा कारक होगा? इस से को आप पकड़ेंगे तो कौन सा कारक होगा? इसमें करण कारक होगा साथियों। ये अपादान जो होता है इसका पहचान तो से है, लेकिन ये अलगाव की भांति, अलगाव के भाव में, अलगाव के भाव में, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये उससे अलग हो रहा है कोई चीज, तो ये जो है अपादान वहां पर प्रयोग होगा जहां से कोई चीज, जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो कोई चीज जहां अलग होती वहां पर अपादान कारक का होता है। और अधिकरण का पहचान क्या है? में और पर। इसमें कौन सा परसर्ग आता है? में और पर। और कर्ता, कर्ता ने और कर्म को, तो कर्म की पहचान क्या है? इसमें को परसर्ग आता है, ठीक। अगला है साथियों, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो इसमें कौन सा काल होगा? तो आप जो है पढ़ते टाइम यहां पर गौर किया करिए कि सत्संग में आप पहुंच गए और शांति मिल गई, यानी कि कार्य पूरा हुआ लेकिन थोड़ा ही समय हुआ है, तो ये जो है आसन्न भूतकाल होगा। कैसा होगा? इसमें आसन्न भूतकाल। अगला है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वहां पर कौन सा वाच्य होता है साथियों? वहां पर होता है कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है वहां पर कर्मवाच्य। अगर कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन होगा तो वहां पर कर्तवाच्य होगा, और भाव के अनुसार कोई परिवर्तन होगा तो वहां पर भाववाच्य होगा। अगला है मित्रों, निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अव्यय नहीं है? तो अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इनका जहां भी प्रयोग हुआ रहता है इसमें कोई भी परिवर्तन कर देंगे वाक्य में तो लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि अव्यय जहां भी प्रयोग रहेगा ये बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर इसमें आज किसी वाक्य में प्रयोग, जैसे आज रविवार है, ठीक, तो जो आज है, आज के जगह पे कुछ और, इसमें वाक्य में कुछ भी परिवर्तन कर लेंगे, आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, तो आज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब बदल जाएगा। और ऐसे कल में भी है, और इधर में इधर कोई बैठा है तो इधर राम बैठा, इधर श्याम बैठा, कुछ करेंगे इधर पे कोई फर्क या परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो किसे है ये कैसा? ये परिवर्तित होने वाला, यानी कि ये अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है साथियों, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत वाला शब्द, तो इसमें आम्र जो है साथियों ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आम होगा, आम। और दूध जो है इसका तत्सम क्या होगा? दुग्ध, दुग्ध इसका तत्सम होगा। और एक खिड़की जो है साथियों ये देसी भाषा का शब्द है, देसी भाषा का शब्द या देशज शब्द है। ये पूछा जाता है देशज विदेशज, तो उसके अंतर्गत आता है खिड़की, लोटा, लोटा, पगड़ी, थैला, ये सभी जो हैं देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं साथियों।
और देशज शब्द की कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है। तो देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता है कि ये कहां से लिए गए हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से, किस भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, कुछ भी इनके बारे में पता नहीं होता है। अगला है साथियों, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अरविंद किस चीज का पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। ये ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कमल का सरोज होता है, सरोज। और क्या होता है? जलज, जलज, नीरज, नीरज। और क्या? कीचड़ में जन्म लेता तो पंकज, ठीक। और अंबुज, अंबुज, ठीक। अगला है साथियों, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुग्रह का क्या मतलब होता है, फिर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको अर्थ पता है तो आप जो है विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी कुछ भी जो है सही तरीके से लगा पाएंगे। तो अनुग्रह का अर्थ क्या होता है साथियों? अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। क्या होता है? कृपा होता है अनुग्रह का मतलब। और विग्रह का मतलब क्या होता है? दंड देना होता है। क्या होता है? दंड देना या अलग होना, अलग होना, ठीक। तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा साथियों? ये विग्रह होगा। और जो है इसमें संग्रह का क्या होगा? संग्रह। संग्रह का मतलब इकट्ठा होता है, संग्रह का मतलब इकट्ठा होता है। और इसका विलोम क्या होगा? कोई चीज दूर दूर, छिन्न भिन्न, खिन्न, ठीक। और आग्रह का अनुग्रह, अनग्रह, अनग्रह, ठीक। अगला है, अजन्मा का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अजन्मा का अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म ना हुआ हो। अजन्मा का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म ना हुआ हो। तो जो ईश्वर होता है साथियों, उसको माना जाता है कि ईश्वर का जन्म नहीं, उत्पत्ति हुई है। क्या हुआ है? ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है। ये जो है ऐसे ही, मतलब ईश्वर जो है इसको अजन्मा बोला जाता है, निराकार भी बोला जाता है। अगला है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जिस चीज की आप चिंता नहीं कर सकते हैं, जिसकी चिंता ही नहीं की जा सकती है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द है साथियों, अचिंत्य। ये देखिए वर्तनी में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, अचिंत्य ऐसे लिखा जाता है। और जो है इसकी, जिसकी चिंता ना हो की जा सके, उसे कहते हैं अचिंत्य। अगला है मित्रों, अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो ऐसा कोई है क्लास देख रहा जो इसका मतलब ना जानता हो सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अंडे सेने का मतलब क्या है? मुर्गी तो अंडे सेती है, उसका काम ही है। लेकिन अगर किसी इंसान को आप बोल रहे हैं कि क्या अंडे से रहे हो, तो मतलब क्या आप घर में बेकार बैठे हैं बिना काम के, यानी कि बेकार है, बेरोजगार हैं। अगला है, अरण्य का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो अरण्य का किस चीज का पर्यायवाची होता है साथियों? ये जंगल का पर्यायवाची होता है। जंगल, जंगल या वन, वन। विपिन, विपिन, अटवी, अटवी। और क्या? कांतार, कांतार। तो अरण्य का इनमें से कौन सा अर्थ है साथियों? ये कानन जो है ये अरण्य का अनेकार्थी शब्द है। अगला है साथियों, प्रज्ञ में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रज्ञ में कौन सा उपसर्ग है इसमें से? तो प्रज्ञ में कौन सा उपसर्ग है? प्रज्ञ का मूल शब्द है ये, इसका उपसर्ग प्रा और मूल शब्द इसमें ज्ञा, ज्ञा का मतलब ज्ञानी। ये जो है मूल शब्द है, मूल शब्द ज्ञा है। और इसमें प्रा क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग, ठीक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, या जो है कृदंत प्रत्यय की परिभाषा क्या है? तो कृदंत प्रत्यय जो है ये क्रिया से मिलकर बने होते हैं। और क्रिया कैसे बनी होती है? क्रिया जो है साथियों ये धातु से मिलकर बनी होती है, ठीक। धातु से क्रिया, धातु से बनती है क्रिया। और क्रिया जो है, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इनमें से स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो स्वर संधि के साथियों
5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो स्वर संधि का इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो ये किंचित लिखा है ये होता है किम प्लस चित, किम प्लस चित। ठीक, तो ये कैसा है? ये व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि, किंचित में कैसी संधि है? व्यंजन संधि है। और ये तद्रुप, इसको जब हम अलग करेंगे तो ये है तद प्लस रूप, तो ये मिलकर क्या बनता है? तद्रुप बनता है। इसमें भी जो है व्यंजन संधि है। ठीक, तद्रुप तो यहां लिखा ही है। और ये नीरस जो है साथियों, ये निह, निह और निह और प्लस रस, तो इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें विसर्ग संधि है। तो इसमें पूछा है कि किसमें स्वर संधि है? तो ये अन्वय जो है साथियों, इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये अनु प्लस अय होगा, अनु और ये अय होगा, अनु और अय। तो इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें यण संधि है, यण संधि। और यण संधि जो है साथियों, ये स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के कितने भेद बताए हैं आपको? 5 भेद बताए हैं। तो जो इसमें से स्वर संधि का भेद कौन सा है? अन्वय है। और अन्वय में कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक, अगला है यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास जो है साथियों, इसमें यथा, यथा, भर, हर, प्रति और आ, ये सभी जो है शब्द के पहले आते हैं। तो ये कैसे है? किस संधि का पहचान है साथियों? ये अव्ययी भाव संधि की पहचान है। और ये यथोचित में कौन सी संधि है? अव्ययी भाव समास। अरे समास है कौन सी? अव्ययी भाव समास है। इसमें यथा, भर, हर, प्रति, आ जो आते हैं, ये जो है अव्ययी भाव समास के पहचान है। ठीक, अगला है रचना के आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो रचना के आधार पर साथियों, ये वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें से क्या नहीं है? इसमें रचना के दृष्टि से वाक्य का भेद, आज्ञार्थक वाक्य जो है ये कोई वाक्य नहीं होता है। रचना की दृष्टि से केवल 3 ही होते हैं। और अर्थ के आधार पर, ये तो हो गया रचना, रचना के आधार पर, आधार पर ये 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर साथियों, अर्थ के आधार पर, आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, अगला है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो इसमें कौन सा पार्ट जो है, कौन सा अंश अशुद्ध है? तो यहां मैंने ना होकर यहां होगा मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है? ऑप्शन ए मैंने जो है ये बिल्कुल गलत है। यहां इसके जगह पर क्या होगा? मुझे होगा, मुझे, मुझे विद्यालय जाना है। अगला है साथियों वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें कौन सा सही है? तो इसमें अनुग्रहित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिखा गया। ये अनु और ग्रहित, इसको अलग करके आप याद कर लेंगे तो बहुत सही याद हो जाएगा। अगर एक ही में मिलेंगे तो भी याद हो जाएगा, एक में मिला के याद करेंगे तो भी याद हो सकता है, लेकिन अलग करके बहुत एग्जैक्ट याद होगा आपको, कभी भूलेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। अगला है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? यानी कि कोई चीज आप ब्यौरा देना हो, विस्तार से बताना हो तो कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? इसमें ये ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका जो है सही है। इसमें आप किसी चीज का ब्यौरा या विस्तार से लिखने के लिए इस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। और ये जो बिंदी दिया इसे विसर्ग या उप विराम कहते हैं, उप विराम कहते हैं, उप विराम। और ये जो है ये तो इक्वल का है, बराबर, बराबर या समाना, समान कोई चीज हो तो लगाया जाता है। और ये है अल्प विराम, कॉमा जो है इसको अल्प विराम बोला जाता है, अल्प विराम। ठीक, और एक ऐसे होता है तो इसको कहते हैं हंस पद या त्रुटि सूचक, त्रुटि सूचक।
ठीक। अगला है साथियों, भरत मुनि ने रस का विमोचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने अपना जो रस सूत्र का जो है विमोचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि रस सूत्र का विमोचन साथियों ये नाट्य शास्त्र में किया है। किसमें किया है? नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का विमोचन किया है। अगला है, दोहा छंद में यति कहां होती है? दोहा छंद में यति कहां पर होती है? तो यति का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ कभी कभी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है ठहराव, ठहराव या रुक जाना, ठहराव या रुक जाना, रुक जाना। कभी कभी पूछा जाता है कि दोहे के संदर्भ में ये जो है यति का अर्थ क्या होता है? तो यति का मतलब ठहराव या रुक जाना। तो ये दोहे में कहां पर होती, कब होती है साथियों? तो ये चरण के अंत में होता है। जब चरण खत्म हो जाता है, पूरी लाइन जो खत्म हो जाती है वहां पर ये लगता है यति, यानी कि वहां पर बात खत्म हो जाती है। अगला है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, समानार्थक शब्द हो वो बार बार आए हो, कई बार आए हो, पर अर्थ करने पर अंतर हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पर होता है लाटा अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार तो होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन ये अनुप्रास अलंकार के भेद में जब कोई वर्ण बार बार, कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ जो है समानार्थी हो और अर्थ उसका अलग हो तो वहां पर क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है साथियों। ठीक, तो मित्रों प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।